हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इस क्वेश्चन पेपर में कुछ डाउट्स हैं, तो हम उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे। पहला डाउट ये है कि बॉल बियरिंग, पांचवा क्वेश्चन डाउट है। तो अगर हम एक मिनट, सही है, चलिए। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉल बियरिंग जो है उसे मशीन में यूज किया जा रहा है जो रिड्यूस कर सके पावर को। और वो कौन सी पावर को रिड्यूस कर सके? जो डिसिपेट होंगी फ्रिक्शन की वजह से, मतलब हीट जो डिसिपेट कर रहा है उसकी वजह से। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इंपेंडिंग रिलेटिव मोशन, ये भी मेरे हिसाब से सही है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर वन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट ही सही है। अब स्टेटमेंट वन वही वही बॉल बियरिंग, मतलब बॉल बियरिंग होता गया। अगर ये आपका डाउट है तो फिर भाई वो एक काम करता है ना, अब वो स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देता है और कुछ नहीं। ऐसे करके आपको देखने को मिलता है, आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके आपको दिखता है, तो बस गोल गोल घूम सकता है और कुछ नहीं। तो ये मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट सही है। अब अगले डाउट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अपने पास है क्वेश्चन नंबर 13। बोला जा रहा है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री with the horizontal. It strikes a wall which is at a distance of 80 meter from bottom from point of projection. तो ये एक बढ़िया सवाल है जो एड ऑन हुआ है, तो हम इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। आई थिंक सो आई विल हैव टू ऐड हियर। ओके, चलो। अगर हम सॉल्व करते हैं इसको तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने ये बोला है, या ये भी तो कर सकते थे हम। एक मिनट, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास तो एक पावर है। तो पावर ये कि ये पूरा पेज हम यूज कर सकते हैं ऐसे करके, है ना। अब हम यहाँ पे एक नया पेज बना लेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंपल तरीके से। ये बैक नहीं होना है। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो कि भाई हमारे पास जो बॉल है उसको फेंका गया है 50 मीटर से। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे 50 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया है, और ये वाला जो एंगल है ये 37 है। जब हम इसके कंपोनेंट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि बॉल की इधर की तरफ जो रफ्तार है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और ऊपर की तरफ जो रफ्तार है वो है 30 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम ध्यान दें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो 3 सेकंड ऊपर जाने में लगेगा और 3 सेकंड नीचे आने में। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 6 सेकंड, जिससे रेंज जो आनी चाहिए थी वो होगी 40 इंटू 6 यानी 240 मीटर। यानी ये जो बॉल है ये कहाँ जाके गिरती? यहाँ से 240 मीटर दूर जाके गिरती। ये जो डिस्टेंस था, ये रेड वाला, ये अपने लिए रेंज होता। पर हुआ क्या है कि हुआ ये है कि यहाँ से 80 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी रेंज के आधे के पहले ही, क्योंकि यहीं पे कहीं पर 80 मीटर की डिस्टेंस पे, ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर एक थोड़ा और दूर बना लेते ताकि हम समझे। यहाँ पर जो कि ये डिस्टेंस जो है यहाँ से 80 मीटर है, यहाँ पर एक दीवार है। अब इस टाइम पर बॉल टकराती है, और टकराने के बाद बोल रहा है कि टकराने के बाद वो वापस से कहाँ आके गिरी है। तो लॉजिकली आपको पता है कि अपने ये बचपन में कहो भाई कई बार किया है, बॉल अपने हाथ में होती है, आप उसको फेंकते हो तो बॉल आपके हाथ में वापस आती है या पीछे कभी कभार चली जाती है, डिपेंड करता है चीजों पे। तो देखो सवाल करने का तरीका बहुत आसान है और बहुत आसानी से हम ये सवाल को कर ले जाएंगे। अगर देखें तो 80 मीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू ट्रेवल 80 मीटर, तो भाई एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लगेगा 40 की रफ्तार से 2 सेकंड, ठीक है। मतलब 2 सेकंड में हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? देखो ये अपने पास एक दीवार है। अब ये जो बॉल है अपने पास, ये जा रही है और इसको हिट कर रही है कितनी वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से। अब यहाँ पे कोलिजन का कॉन्सेप्ट यूज कर लो भाई। अब क्वेश्चन के हिसाब से ई की वैल्यू वी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई टाइम्स ऑफ वी, यानी इस टाइम पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। लेकिन बॉल अभी भी, देखो बॉल के पास अभी भी इस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? ऊपर की डायरेक्शन में वेलोसिटी रही होगी भाई। 2 सेकंड उसको लगा होगा ना यहाँ से यहाँ तक जाने में। अभी भी बॉल के पास 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार ऊपर की तरफ रही होगी। तो बॉल ऐसे नहीं जाएगी, बॉल ऐसे जाके ऐसे नहीं आएगी, बॉल यहाँ जाएगी,
टकराएगी। अब इसके पास नेट वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो ऐसे की तरफ जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि भाई जो बॉल है वो अपने पास ऐसे जाएगी। ठीक है, खैर देखिएगा कि भाई बॉल कैसे जाएगी। अभी देखो बॉल के पास ऊपर की रफ्तार है, टकराने के बाद ये जो 20 मीटर पर सेकंड इधर की तरफ रफ्तार रहेगी ही, ये 10 मीटर पर सेकंड की इधर रफ्तार रहेगी, यानी इसके पास नेट वेलोसिटी ऐसे रहेगी, तो बॉल ऐसे आएगी। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड। और अभी कितना जर्नी इसके पास बाकी है, 6 सेकंड में से 2 सेकंड तो चला गया है, तो बचा कितना है, 4 सेकंड। तो भाई रेंज कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 4, यानी कितना आ जाएगा, 80 मीटर। समझ में है, आई थिंक सो ये सवाल आपको समझ में आया हो। अच्छा सवाल है, लेकिन अब आसान हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम अगले सवाल की तरफ बढ़े तो वो है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन भी आसान है, वेक्टर का सवाल है, करना बहुत ही सिंपल सा है। हमें सिर्फ क्या करना है, दो वेक्टर को परपेंडिकुलर करना है, तो हम क्या करेंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो। बस मैं एक लाइन और खींच लूं, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करना है सिंपल लॉजिक से, तो हमें क्या करना है, 14th वाला क्वेश्चन है, हमें एफ डॉट डी जीरो करना है। वर्क डन ही तो है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बस सवाल खत्म हो गया। अल्फा आई के पाई के साथ तो अल्फा स्क्वायर, प्लस में 2 अल्फा, माइनस में 15 इज इक्वल टू जीरो। 15 के ऐसे दो टुकड़े करोगे घटाने पे 2 आ जाए, तो प्लस 5 अल्फा माइनस में 3 अल्फा माइनस में 15 इज इक्वल टू जीरो। और सॉल्व कर लो, अल्फा कॉमन करके अल्फा प्लस 5 माइनस 3 कॉमन करके अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। तो आवर आंसर विल बी -5/-3। ठीक है, चलो इस पेज की हमको जरूरत नहीं है, तो हम इस पेज को डिलीट कर देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो डाउट है अपने पास, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी हमें कुछ करना ही पड़ेगा, और क्या। यहाँ हम लोग, हमारा डाउट है 16th 17th और 18th, तो हम इन डाउट को देख लेते हैं। 16th वाला है, 17th है और 18th है। पढ़िए आप फटाफट क्वेश्चन। आई होप आप क्वेश्चन पढ़ लें, वीडियो को पॉज कर लें, इनको ट्राई कर लें, आपको पहले से ही मजा आएगा, मतलब अगर आप ट्राई करके रखे रहेंगे तो। बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, ये मेरा फर्ज है तो मैं कर रहा हूँ। चलो अब देखो, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया मेरे साथ, स्कैम हो गया। ठीक है चलिए, अब ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं तो एक कार्ट है जो रफ इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है, बेसिकली हमें ये डायग्राम बना लेना चाहिए। तो अगर हम इस डायग्राम को बनाएं तो यहाँ पे ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे है, ठीक है, और ये ब्लॉक रखा हुआ है। एक कंडीशन ये है कि जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोर्ट से कम है, तो इसका मतलब ब्लॉक मूव नहीं करेगा, कुछ भी कर लो। ये 5 है केजी का ब्लॉक है, और ये जो वेज है इसको आगे लेके जाया जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से 3 सेकंड के लिए। इसका मतलब ये जो वेज है ये 6 मीटर पर चल चुका है। आप क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, मैं ये मान ले रहा हूँ कि भाई 3 सेकंड में हमें क्या बताना है, वर्क डन बताना है। तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइम पर इसका जो डिस्प्लेसमेंट रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि होगा 6 मीटर का। ठीक है, और नॉर्मल डायरेक्शन कैसे लग रहा होगा, नॉर्मल डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर यानी सरफेस के परपेंडिकुलर यानी ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, और वो क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा होता है, तो एम जी कॉस अल्फा मतलब टी कॉस ऑफ अल्फा। अब ये फोर्स हो गया, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूं वर्क डन की, तो 50 कॉस ऑफ अल्फा इंटू में 6 इंटू में, अब इनके बीच का एंगल कितना होगा, तो अगर आप दिमाग लगाओ तो ये एंगल थीटा दिया है, सॉरी अल्फा दिया है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। अरे नहीं समझा भाई, देखो ये एंगल ऐसे, ये तो ये एंगल तो अल्फा ही होगा ना। देखो ये लाइन ऐसे है, ये जेड वाला एंगल होता है, ये अल्फा तो ये अल्फा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस
90 माइनस अल्फा। वर्क डन का फॉर्मूला यूज किया और कुछ नहीं, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो 6 5 30 30 यानी 300 sin अल्फा इंटू cos ऑफ अल्फा। तो ऑप्शन में sin 2 अल्फा के टर्म्स में, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 150 sin 2 अल्फा। अब भाई ये तो फिर आसान ही था। अब ये क्वेश्चन जो 17th वाला है, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसने बोला है कि इनिशियली स्प्रिंग जो है स्ट्रेच की गई है 40 मीटर से एमएम से। इनिशियली स्प्रिंग में खिंचाव कुछ तो है, तो आप वर्टिकल वेलोसिटी बताओ ब्लॉक की जब ये फर्दर 20 मीटर और ड्रॉप हो जाए। समझ में आ रही बात? ये फर्दर 20 मीटर और ड्रॉप हो जाए, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हैज फर्दर ड्रॉप्ड 20 mm विल बी। यानी 20 mm और ड्रॉप होने का मतलब ब्लॉक 20 mm आएगा ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम पहला जो रूल लगाएंगे वो लगाएंगे कंस्ट्रेंट मोशन का। देखो, अगर इस सवाल में शुरुआत में जो स्प्रिंग में खिंचाव है, ठीक है, वो 40 मीटर था, ठीक है, ये तो मैंने मान लिया 40 mm, सॉरी माय बैड। शुरुआत में इनिशियली जो x1 है वो 40 mm है, लेकिन जब मैं ब्लॉक को 20 मीटर नीचे लेके चला जाऊंगा, 20 mm नीचे लेके जाऊंगा ना, स्प्रिंग में डबल का चेंज आएगा। 20 mm मतलब वो 2x हो जाएगा। ये कंस्टेंट मोशन में हम लोग पढ़ते हैं। यानी अगर मैं ब्लॉक को 20 मीटर लेके जाऊंगा तो स्प्रिंग कितना खींचेगी? 40 मीटर। यानी अब x2 कितना हो जाएगा फाइनल? वो हो जाएगा 40 तो पहले से खींची थी, और 40 तो अब और खिंच जाएगी, ये एमएम है, ठीक है। तो सॉल्व करके ये 80 एमएम आएगी। इसको देख लेना, मैं एमएम अब अच्छे से लिख रहा हूँ। क्लियर है बात? अब कुछ नहीं करना है, अब एनर्जी कंजर्व करा देनी है। इंटरनल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी फाइनल, बस। या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो यार, जो करना तुम कर लो। तो शुरुआत में कौन कौन सी एनर्जी रही होगी? शुरुआत में सिर्फ उसके पास इंटरनल एनर्जी जो रहेगी स्प्रिंग की ही रही होगी, क्योंकि एमजी का जहां पे था वो 0 मान लो शुरुआत में, नीचे आएगा उसको घटा देना। समझ में आ रही बात? तो भाई देखो, शुरुआत में जैसे मान लो कि डायग्राम बना के देखो, ये थोड़ा सा क्या होगा, नीचे आएगा ना यहाँ पे, ये डायग्राम 20 mm नीचे आ जाएगा ब्लॉक। तो ये रेफरेंस मान लो 0 का, ये बाद में मिटा दूंगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगी? एक तो हो जाएगी हाफ के x1 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा mg हाइट h, और फाइनली क्या हो जाएगा? हाफ के x2 का स्क्वायर प्लस में 0, और प्लस में हाफ mv स्क्वायर। बस यहां से हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो के x1 का स्क्वायर यानी हाफ इंटू में 500 इंटू में 40 mm मतलब क्या होता है? 40 mm मतलब जो भी होता होगा, 40 इंटू 40 इंटू mm मतलब होता है 10⁻³ उसका स्क्वायर करेंगे 10⁻⁶, प्लस में mg, m कितना है? m दिया ही नहीं है, दिया है 10, g कितना है 10, h कितना है भाई? ब्लॉक कितना है नीचे आया है? 20 mm, मतलब पहले कितना ऊपर था? 20 mm था। तो 20 इंटू 10⁻⁻3, 2 2 2 आ रहा है, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ेगा। और फिर आगे इज इक्वल टू करना है, हाफ के की वैल्यू हो गई 500, ये सॉरी ये 500 था, इंटू में 80, इंटू में 80 इंटू में 10⁻⁻6, प्लस में हाफ मास है 10, और v स्क्वायर निकालना है। अब 5 2 10 यानी 40 आएगा, और जैसे ही 40 आ रहा है तो यहाँ पे अपने पास आएगा, फिर से मिटा देना पड़ा यार, बड़ी दुविधा है। चलो मिट जाओ भाई तुम लोग, व्हाइट पेन ही आके पेंट कर दूंगा। वेट करिए, हो गया हमारा सॉल्व। देखो रात काफी हो गई ना, इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं। 0.4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 1.6 प्लस में 5v स्क्वायर। ये जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको अपना आंसर फटाक से मिल रहा है। देखो देखो देखो, फटाफट देखो कितना आएगा। ये आ जाएगा 1.6, मतलब 2.4 माइनस में 1.6 इज इक्वल टू 5v स्क्वायर। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर कितना आसान होगा काम। लेकिन ठीक है, 2.4 में से ये गया तो 1.6 आएगा आई थिंक सो ना, नहीं
नहीं ऐसे नहीं करते, 8 दूनी 16, 0.8 इज इक्वल टू 5v²। अब 0.8 को लिख सकते हैं 8/10 इज इक्वल टू 5v²। तो यहाँ से क्या आ सकता है, मे भी कुछ मिले तो हमको नहीं मिल रहा होगा, तो 8/50 आ रहा है ना, क्या आ सकता है 0.8/5, 0.8/5 कुछ मिल नहीं रहा ना, चलो देख लेते हैं। हमें मिल गया है v², यहाँ देखिएगा v² इज इक्वल टू आ रहा है 8/50। ऊपर नीचे एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो सवाल आसान हो जाएगा। तो v² इज इक्वल टू आ जाएगा 16/100। तो v की वैल्यू आएगी 4/10 यानी 2/5 मीटर पर सेकंड। बस थोड़ा कैलकुलेशन वाला था यहाँ पे, और कुछ नहीं था। बाकी सवाल में जो कॉन्सेप्ट जो ट्रिकी वाला था वो ये शुरुआत में था, x1 और x2 लिखने के लिए था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि भाई मैं यहाँ पे अटक गया था कैलकुलेशन में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अब देखो हम भाई सवाल करके पहले से नहीं आए हैं, तो इसलिए आपको ना बोला जाता है कि आप पहले थोड़ा प्रिपेयर होके आइए। अब हम उठ के चले आए हैं ना, ऐसा इंसान होता है ना, सो के उठ के आया तो वही है, खुद को धुरंधर समझते हुए तो पटक नहीं तो खाएगा ही। हमारे साथ भी यही हुआ है। ये भैया वापस से मिट जाना। देखो अब करना है अगला सवाल जो छोटू सा है। ये सवाल में बोला गया कि एक बॉडी है, इसको भी मिटा देता हूँ। एक बॉडी है, स्टार्ट मूविंग यूनिडायरेक्शनली अलोंग, मतलब पावर कांस्टेंट दिया है, मैंने पढ़ लिया, एक लाइन ही है इसमें, और उसी के बेसिस पे उनका सवाल सॉल्व करना है। पावर कांस्टेंट है, और अगर पावर कांस्टेंट है भाइयों बहनों, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन चाहिए। तो सिंपल देखो, पावर कांस्टेंट यानी F डॉट V इज इक्वल टू K होगा। फोर्स को लिख सकते हो ma इंटू V इज इक्वल टू K होगा। तो एरिया एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही होता है। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा v, ये होता है dv अपॉन dt, तो v dv इज इक्वल टू हो जाएगा k dt। जब इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा v²/2 इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसा मान लो t, ठीक है। तो v इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रूट में t, और जैसे ही आप ये देखोगे तो v को लिख सकते हो dx अपॉन dt, और ये प्रोपोर्शनल टू किसके है, रूट ऑफ t के, यानी t की पावर 1/2। फिर यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना है, dx इज प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा t की पावर 1/2 dt, यानी x प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा t की पावर 3/2। बस खत्म, इतना ही आसान करना सवाल होता है। तीसरा आंसर यहाँ पे टिक भी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला सवाल जो हमको दिया जा रहा है, मैंने टिक किया हुआ है 26 है, ठीक है। अगर हम बात करें 26 वाले क्वेश्चन की, हमने क्वेश्चन कर लिए हैं 17, 18, अब 26 ही। A block of mass m is hung vertically from an elastic क्या है, जो भी है स्प्रिंग के से ऐसे हिंज कर दिया गया है, ठीक है, जिसका फोर्स कांस्टेंट दिया है। फोर्स कांस्टेंट मतलब क्या होता है अपने लिए, के होता है। क्या होता है, के, यानी जिसके के की वैल्यू दी गई है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। बस अगर आपको डेटा याद है तो, नहीं याद है थोड़ा सा सवाल आपको टफ लग जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोला गया कि भैया देखो जो फोर्स कांस्टेंट है, मतलब आपको एक स्प्रिंग बना लेनी है। एक स्प्रिंग अगर बनाई और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका दिया जिसका के है, मास m है, और ये इसका नेचुरल लेंथ है, द ब्लॉक इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। द वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाय ग्रेविटी व्हेन द ब्लॉक पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो याद करो, जब मैं ब्लॉक को ऐसे लटकाऊंगा तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ नहीं आके इस वाले पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आएगा। 1 मिनट में ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, पता है। दिस इज नॉट अलाउड हियर। यहाँ पे क्या अलाउड है, इसको एक बार ऐसे कलर कर दो, और कलर करने के बाद वापस से बनाओ कि मैंने इसके ऊपर ना एक कोटिंग की। तो ये लाइन आ गई, मतलब इस लाइन पे क्या होता है कि mg जो होता है ना वो kx के बराबर होता है। ये x खिंच जाता है, तो इस टाइम पे mg और kx आपस में बराबर होते हैं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन निकल के आता है mg/k। और इस टाइम पर mg का वर्क डन कितना हो जाएगा, यही तो सवाल पूछा है। तो भाई आपने सवाल कर लिया, खत्म। वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे लॉन्गेशन हो गया, mg x कितना है, mg/k, k की वैल्यू कितनी है सवाल में 4 mg/x0, mg से mg कैंसिल आउट कर दो, सवाल सॉल्व हो गया आपको, mg/x0/4। क्लियर है बात। तो ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक ही है। तो 26 के बाद अपने को अगला क्वेश्चन 32।
तो ये सवाल भी बढ़िया है। ठीक है, अगर हम 32 वाले क्वेश्चन की बात करें तब तक आप क्वेश्चन पढ़ लें, जब तक मैं ये लाइन क्लिक कर रहा हूँ फिर मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि अगर अटकूंगा तो फिर साथ में देखा जाएगा, साथ में तो देखने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो भाई, हम ऐसे बोलते रहते हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो में देख रहे हैं तो हम ऐसे बोलते रहते हैं, क्योंकि इंसान अकेला क्या करे यार, आप खुद समझो ना। अब मैं ऐसे लाइन खींच रहा हूँ और लाइन खींचते टाइम ऐसे शांत रहूं, मेरा मन ही नहीं करेगा शांत रहने का। ठीक है यार, मैं भी इंसान। ए रॉड रिजिड, एक रिजिड लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज ए स्मॉल बॉब ऑफ मास एम। क्या बोला इसमें? मतलब एक चीज ये है कि ये रॉड है, पहली बात तो ये है कि ये रॉड है, और रॉड अगर ये है तो इसको, रॉड के केस में मिनिमम जो वेलोसिटी देनी होती है वो होती है 4g एल की। तो क्या बोला है, एम अटैच्ड एट इट्स वन एंड एंड द अदर एंड ऑफ द रॉड इज हिंज्ड सो दैट, मतलब ठीक है, इट कैन मूव इन वर्टिकल सर्कल, सी द डायग्राम, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रिस्ट व्हेन द बॉब इज एट, मतलब यहाँ पे था सिस्टम। अरे तो सिंपल सवाल है यार, कुछ नहीं है इसमें। देखो ये एल है, तो बॉल बॉब पूछ रहे जब यहाँ पहुंचेगी तुम लोअर मोस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो यहाँ से बस आपने रिलीज किया है तो यहाँ पे जीरो मान लो, और काइनेटिक एनर्जी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। हालांकि आंसर ला चुका हूँ 4g है, क्योंकि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दूं, अगर आपको याद हो तो भाई, जिससे सर्कल कंप्लीट हो जाए तो बस मिनिमम दे दो √4g L में, इन केस ऑफ रॉड, और अगर इन केस ऑफ धागा होता तो √5g L होता। अब कैसे करेंगे, तो भाई मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई, आपको लगा दो कितना नीचे चला आएगा, एल से एल तक वेलोसिटी तो निकालनी है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लो कि भाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, अगर मान लो m है तो 2mgl, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो जाएगा वही तो निकालना है, हो जाएगा ½ mv²। सवाल सॉल्व हो चुका है, m से m कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे निकल के कितना है v² इज इक्वल टू 4gl, यानी v इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा √4g। क्लियर बात, रेहाना बोलते रहो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है 32 के बाद सीधे 40। ये रहा। तो एक 40 वाला क्वेश्चन है, ये सेम सवाल है 40 वाला जैसा भी आपने देखा था। 40 वाले क्वेश्चन, पहले मैं लाइन क्लिक करूंगा और लाइन खींचने के बाद फिर बताऊंगा। मैं इस पूरे को मिटा इसलिए रहा हूँ ताकि मुझे पेज मिल सके, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है कि ए पार्टिकल इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय अ लाइट। देखो ये इस बार ना धागा है, ये क्या है, एक मिनट, ज्यादा मोटा करते हैं इसको, ये इस बार अपने पास धागा है, थ्रेड। अगर ये थ्रेड है, थ्रेड को वेलोसिटी कितनी दी है, 4g_r दी है। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या बोला, फाइंड द हाइट जहां पर रस्सी सिलेक्ट कर, देखो रस्सी सिलेक्ट करने की बात है तो बढ़िया सवाल, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही है भाई, सवाल छोड़ ही दो, ये पूरा सवाल है, इसको याद कर लेना। हालांकि रस्सी सिलेक्ट करने का कंडीशन क्या होता है, रस्सी सिलेक्ट है ना, थ्रेड सिलेक्ट का कंडीशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि टेंशन जीरो कर दो, बस आप मान लो यहां से आपने फेंका है, अब वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, वेलोसिटी तो अपर मोस्ट पॉइंट पे जीरो होगी ना, ये देखो ऊपर किया हमने, वेलोसिटी विल बी जीरो एट अपर पॉइंट, पर बॉल वहां पहुंचेगी ही नहीं, क्योंकि उसके पहले टेंशन जीरो हो जाएगा, यानी यहाँ पे वेलोसिटी रहेगी, कुछ भी वेलोसिटी होगी, हमें क्या लेना देना है, अब मानना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे v वेलोसिटी मान लेते हैं, है ना, ये ऐसे है, यहाँ पे आया होगा मान लो, ये यहाँ से ऐसे गोल गोल घूम के गया होगा। अब देखो ध्यान से समझना, इस टाइम पर टेंशन लिखना है, हम मान लेते हैं भाई किसी एंगल थीटा पे आके टेंशन लिख रहे हैं, क्योंकि किसी एंगल थीटा पे टेंशन अगर लिख लिए तो हम उसको पता कर लेंगे टेंशन जीरो करके। ठीक है, तो अगर हम किसी एंगल थीटा पे टेंशन लिखने की कोशिश करें, ध्यान से देखना, यानी यहां से लिखने की आदत हमको है तो हम यहीं से लिख लेंगे फटाफट।
अगर किसी टाइम या किसी एंगल थीटा पे अगर हमको टेंशन लिखने की जरूरत पड़ी तो हम बोलेंगे ये रहा टेंशन टी, यहाँ पे नीचे लग रहा होगा mg, ये एंगल हम मान लेंगे थीटा, और इस टाइम पर बॉब के पास वेलोसिटी इधर की तरफ होगी v। तो अब क्या करोगे, अब इसके कंपोनेंट करने होते हैं कि भाई अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली से ये वाला जो एंगल होगा ये भी तो थीटा ही होगा, है ना। तो इधर लग रहा होगा mg cos ऑफ अल्फा। हम लिखेंगे टेंशन विल बी, सॉरी साइन थीटा हो जाता है यहाँ पे, अल्फा अल्फा तो गलती से आ गया। तो t माइनस में mg cos ऑफ अल्फा, यार अल्फा क्यों लिख रहा हूँ, cos ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, अब यही चीज हमको करनी है। अब ये चीज लेकिन हम यहाँ करेंगे, हम मान लेंगे थीटा, अब एंगल हमको पता है कि 90 से ज्यादा ट्रेवल कर जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे mg प्लस जो भी लिखना होगा mg 90 प्लस थीटा कर देंगे, और कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ। देखो भाई, जो रस्सी स्लैग करेगी वो कहाँ करेगी, वो ऐसा तो है नहीं कि वो 90 डिग्री नहीं जाएगी, भाई 90 डिग्री तो चला जाएगा ना, इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद मतलब कहीं 90 प्लस थीटा एंगल पे कहीं जाके वो स्लैग करेगा। हालांकि ये रिजल्ट 131 डिग्री करके आता है, हम लोगों को तो याद रहता है, लेकिन आपको याद है कि नहीं है उस बेसिस पे ये सवाल डिपेंड करता है कि सवाल आपके लिए टफ होगा या इजी होगा। ठीक है, तो आप समझना। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई किस टाइम पर, है ना, कि किस टाइम पर जो है, सॉरी किस थीटा पे हमको वो निकालना है। एक सिंपल लाइन से हम लोग कर सकते हैं कि किस थीटा पे अपने लिए वो चीजें आ रही हैं। तो देखो दो इक्वेशन बनाना होता है, और दो इक्वेशन बनाने के बाद हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर मान लो ये अल्फा होता तो हम यहाँ पे लिख देंगे टी माइनस एम जी कॉस 90 प्लस अल्फा, क्योंकि एंगल भाई वही रहेगा, और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। आई थिंक सो मैंने सही किया है, एक मिनट देख लेते हैं, क्योंकि वही चीज जो मैंने यहाँ लिखा है, एक मिनट इसको मिटा के कहीं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक मिनट में एक अच्छे से सवाल कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। सॉरी फॉर जो भी मैंने आपको परेशानी दी है। देखिए कि अगर हमने इसको √4 GR दिया तो टेंशन जीरो कर देना है। अब टेंशन जीरो करने पे किस पॉइंट पे टेंशन जीरो हो रहा है, तो हमने बोला कि ये आप हमको निकाल के दो, तो हमने बोला ये रहा, ये एंगल अपने पास होता है जिसको हम लोग 90 प्लस अल्फा बोल देंगे। ये अल्फा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बेसिस पे सब कुछ देखा जाए तो देखो ये टेंशन इधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, ऐसे डायरेक्टली। तो अगर नीचे की तरफ mg लग रहा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि mg तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो mg का एक कंपोनेंट देखो इधर की तरफ आएगा ना। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, कि mg का एक कंपोनेंट जो है वो टेंशन की तरफ इस बार आ रहा है। देखिए अपर मोस्ट पॉइंट पे होता है या लोअर मोस्ट पॉइंट पे होता तो हमको सब सॉल्व करना होता। अब देखिए इस बात को ध्यान से, तो टेंशन जीरो कर देना है, तो टेंशन का जो फॉर्मूला मिल रहा है टी प्लस एम जी कॉस ऑफ अल्फा आ रहा है ना। ये तो आएगा टी इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ अल्फा, और प्लस में, नहीं इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर। एक इक्वेशन ये मिल जाता है हमको कि हम किसी भी टाइम पर टेंशन क्या लिख रहे हैं, ये कि भाई इधर की तरफ अगर ध्यान दो तो ये वाला एंगल, एक मिनट यार, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो ये एम जी 90 सॉरी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो थोड़ा सा फिर से गलती कर दिया हमने, लेट मी करेक्ट माय मिस्टेक। यहां से ये अपने पास निकल के आ रहा है mg में साइन अल्फा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर।
अब टेंशन 0 है क्योंकि स्लैग कर जा रहा है, तो mg sin अल्फा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। m से m कैंसिल आउट हो गया, what will we get? v स्क्वायर इज इक्वल टू rg sin अल्फा, यानी ये मिल गया भाई। यहाँ पे ये वेलोसिटी होगी। अब ये पता कर लो ये वेलोसिटी किस हाइट पे है। तो हमने बोला कि भाई अगर आप इसको आगे जाके ले जा रहे हो तो हमने बोला कि हाइट, इस हाइट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। तो अगर ये r है तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये अपने पास हो जाएगा r cos अल्फा, ये हो जाएगा r sin अल्फा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगा देंगे एनर्जी कंजर्वेशन, और जैसे ही एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे हमें फटाफट मिल जाएगा। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। टन 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 टन। ओके, हमें क्या मिलेगा देखिएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं हाफ एम, और यहाँ पे वेलोसिटी थी 4g r की। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे 0 मान लिया, इज इक्वल टू यहाँ पे अपने पास हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस में ये क्या हो जाएगा एम जी आर प्लस आर साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो टेंशन नहीं लेना, काम खत्म हो चुका है। अल्फा ही तो पूछा था हमसे, अल्फा पूछा है, क्या पूछा था यार? अच्छा हाइट ही तो पूछा है, चलो निकल जाएगा, कुछ तो कर ही लेंगे। तो हाफ 4, एक काम करता हूँ ये कैंसिल ही कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा 2mgr इज इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे जैसे मैं पुट करूंगा एम आर जी साइन ऑफ अल्फा। ठीक है, प्लस में यहाँ पे आ जाएगा एम जी आर प्लस में एम जी आर साइन ऑफ अल्फा। तो हमें ये क्या मिलेगा, इधर तो कुछ नहीं मिल रहा है, एक काम करो इधर ही भेज दो। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये मिल जाएगा एम जी आर इज इक्वल टू हाफ एम आर जी मार्ग साइन अल्फा, यानी 3/2 टाइम्स ऑफ एम आर जी साइन ऑफ अल्फा। एम आर जी से एम आर जी कैंसिल आउट हो गया, यानी साइन अल्फा जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 2/3, है ना। साइन अल्फा कितना निकल के आ रहा है 2/3। तो हमारा जो हाइट हो जाएगा कितनी हाइट पे, तो वो हो जा रहा है आर प्लस आर साइन ऑफ अल्फा, यानी आर प्लस 2/3 आर, यानी सॉल्व करके आएगा 5/3 आर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया इस सवाल को सॉल्व करने में क्योंकि मैंने बेसिक्स आपको बताया है। देखिए अगर आप ध्यान दें तो सवाल को बहुत बेसिक से किया गया है। जहां पे थ्रेड सिलेक्ट करेगा वहां पे हमने आपको बताया कि टेंशन 0 होगा, तो हमने एक डायग्राम बनाया कि हमने बोला कि भाई एक इस टाइम पर जाके 0 होगा, आप किसी भी टाइम पे 0 कर सकते थे। ठीक है, मैंने इसी टाइम पे 0 मान लिया। अब इसके बेसिस में बोला कि ये एंगल 90 प्लस अल्फा ये वाला है, आप यहाँ भी 0 मान सकते थे, पर वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसलिए मैंने वहां पे नहीं माना। आप मानते हो तो आंसर फिर भी आता, ऐसा नहीं कि नहीं आता। ठीक है, अब एक बार देखिएगा इस टाइम पे बस जहां पे साइन अल्फा ये एंगल अल्फा मान लेना यहाँ पे 0 है, तो जहां जहां पे साइन अल्फा लिखा है वहां कॉस अल्फा होता है और सेम आंसर निकल के आता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, तो आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं। 40 के बाद 42 वाला जो सवाल है ना, तो इनके लिए मुझे पेज की जरूरत पड़ेगी। तो एक block of mass m 2 kg is held against a rough vertical wall by applying a force of 100 न्यूटन। तो डायग्राम में क्या है, ये रहा, तो क्यों ही करना है, एक मिनट इसको यहीं से ऐसे पेंट कर लेते हैं। इतने में तो होगा नहीं, लेकिन ठीक है ट्राई कर लेते हैं, है ना। अब देखो, अगर देखा जाए तो इसका एबीटी बना लो, तो कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो 100 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा है तो आप सबको ये दिखना चाहिए, इस ब्लॉक पे ये दिख रहा होगा, इधर की तरफ लगेगा 100 में से 80 इधर लगेगा, और ऊपर की तरफ लग रहा होगा इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मैं इस ब्लॉक का एबीडी बनाऊं तो इसका एमजे तो नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन का और 60 न्यूटन का फोर्स ऊपर लग रहा होगा। समझ में आई बात? तो अब सी बात है, ब्लॉक के पास टेंडेंसी किधर जाने की है? ऊपर जाने की है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है 80 न्यूटन का। तो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन, और वो बराबर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू में 80, यानी 40 न्यूटन का होगा। तो मतलब मैक्सिमम 40 न्यूटन का लग के रोकेगा। तो भाई अब फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये तो इस डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि ब्लॉक ऊपर जाने की टेंडेंसी में तो फ्रिक्शन लगेगा नीचे, और कितना लग सकता है? मैक्सिमम 40 न्यूटन रख के रोकेगा। तो रोकने के लिए ऊपर की फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो एफ अगर रोक रहा है तो एफ प्लस 20 इज इक्वल टू 60 आना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना निकल के आ रहा है? 40 आ रहा है। तो 40 न्यूटन नीचे की तरफ रहेगा। ठीक है। अगर एक ये रहा 44 वाला, a block of mass m moving on a horizontal frictionless surface। अच्छा ठीक है। अरे यार कोलाइड्स कर रहा है ना, तो यहाँ पे सीधे लगा दो। डेल्टा के इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर। म्यू क्या होता है? वो क्या नाम है? मास डिफेक्ट। तो हाफ, और वो म्यू किसके बराबर होता है? m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। और वी रिलेटिव मतलब वी के रफ्तार से आ रहा है, तो फिर खत्म काम। क्योंकि वी रिलेटिव क्या है भैया? एक रुका एक चल रहा है, तो वी रिलेटिव वी ही रहेगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके कितना आएगा? हाफ, ये हो जाएगा कितना अपने पास? एम स्क्वायर अपॉन में 2m इंटू में वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? हाफ नहीं, इंटू में हाफ एम वी स्क्वायर। और हाफ एम वी स्क्वायर को हम लोग क्या मानेंगे? के नॉट मानेंगे। तो लॉस कितना आएगा? के बाई 2 का है। दैट्स इट। ठीक है। तो बस भैया आज के लिए इतना रखता है। और सॉरी भाई, देखो रात को मैं बना रहा हूँ और रात को बज रहे हैं 2 या 1, तो उस टाइम पे नींद आती है इंसान को, तो हमें भी नींद आ रही है। ठीक है। तो बनाने के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए फिर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।